तो हेडिंग डाल लीजिए एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात हो रही है। तो एक लाइन हमको L1 दी हुई है, दैट इज y इक्वल टू m1x प्लस c1। एक लाइन हमको L2 दी हुई है, दैट इज y इक्वल टू m2x प्लस c2। सही है ना। अभी हम ये कह रहे हैं कि m1 एंड m2 बोथ आर फाइनाइट वैल्यू। मतलब इसमें जो हम फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसमें m1 m2 दोनों फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब कोई भी ऐसी लाइन हम यूज नहीं कर रहे हैं जो y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता। तो अगर हम ज्योमेट्री वाइज चलें और हम कहें कि एंगल बिटवीन द लाइंस इज थीटा, तो ऑब्वियसली अगर हम इस पूरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलें और दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा कह दें, तो ये लाइन हो गई पहली वाली, ये लाइन हो गई दूसरी वाली। ठीक है ना। दोनों लाइन के बीच का एंगल हमने कहा कि हमारे पास दिया हुआ है थीटा है। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई थीटा वन, इसका स्लोप हो गया m1 दैट इज टेन थीटा वन। ये हमारा दूसरा एंगल हो गया थीटा टू, तो इसका स्लोप हो गया m2 दैट इज इक्वल टू टेन थीटा टू। ज्योमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, यानी थीटा की वैल्यू थीटा टू माइनस थीटा वन आ गई। दोनों साइड अगर हम टेन ले लें तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन हो गया। इसी फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो आएगा टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा वन। इसी रिजल्ट को आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम टू एम वन। सही है। अच्छा, अब कोई हमसे कहेगा कि नहीं सर एंगल थीटा ये भी तो हो सकता है दोनों लाइनों के बीच में, हाँ या ना। तो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा डैश, मान लिया भाई। तो हम थीटा डैश एंगल को पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब टेन थीटा डैश एंगल क्या हो गया, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा। बोलिए भाई। तो इसी फॉर्मूले को हम माइनस टेन थीटा बोल सकते हैं, मतलब एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, यही रिजल्ट हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं क्या टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2, ठीक है, विद एन एंगल थीटा, देन जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला मॉड में आएगा m2 माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया। अगर हमें दोनों लाइनों का स्लोप m1 m2 पता है तो ऑब्वियसली हमें दोनों लाइनों का स्लोप m1 m2 तब पता होगा जब वो फाइनाइट होगा। तो हम सीधा ये रिजल्ट लगा देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। हमको उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकल आएगा। हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर है। तो ये एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों हो सकते हैं। अरे बोलो यार, ये एंगल एक्यूट भी हो सकता है और ये एंगल क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अगर लाइनें परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच में एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों एंगल होंगे। अगर टेन थीटा की वैल्यू आपने ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव ले लेनी है, और अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है। समझ में आया कि नहीं भाई, बताइए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये फॉर्मूला हम विदाउट मॉड लगाना चाहते हैं तो दो लाइनें हमारे सामने ये आई, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो दोनों लाइनें रफली ड्रॉ करो और उसमें एंटी क्लॉक सेंस में थीटा ले लो। किस सेंस में ले लो, एंटी क्लॉक। तब इस टेन थीटा का फॉर्मूला बिना मॉड के लगाते हैं, इस वाले m2 से ये वाला m1 माइनस करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m2 m1। बट ये काम आप कब कर सकते हैं, जब दो लाइनें आपके पास हो और एंटी क्लॉक सेंस में थीटा रोटेट कर रहा हो, तो ये मॉड बिना मॉड के रिजल्ट होता है। अच्छा, अब ये रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो ये एंगल एक्यूट हो जाएगा, अगर ये रिजल्ट निगेटिव आएगा तो ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हमें यही सेम रिजल्ट बिना मॉड के लगाना है तो पहले लाइनों को रफली ड्रॉ कर लो, इसके बाद एंटी क्लॉक सेंस में
ये सेम रिजल्ट लगा दो, तो उसके लिए आपको मॉड की जरूरत नहीं होगी। अगर ये प्लस में आ जाएगा तो आप पॉजिटिव ले लेंगे, अगर ये माइनस में आ जाएगा तो आप निगेटिव ले लेंगे। क्या ये पूरी बात सबको समझ में आ रही है भाई? देखिए फॉर्मूला क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ? नेगेटिव वाला केस बता दीजिए। कौन सा बेटा नेगेटिव वाला? tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब है, कैसे आएगी? कैसे आएगी ये लिखिए नेगेटिव। अगर इस वैल्यू को तुम हाँ, अगर ये एंगल 90 से बड़ा है बेटा, ऑब्ट्यूज है, तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये एक्यूट हो गया ना। 0 से 90 के बीच में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। m1 और m2 की वैल्यू रखकर इसका कैलकुलेशन करोगे ना, तो इस एक्सप्रेशन की कुछ वैल्यू आएगी ना। हो सकता है पॉजिटिव आए, निगेटिव आए। पॉजिटिव आए तो ये एंगल एक्यूट होगा, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये निगेटिव हो जाएगी, ये निगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं समझे? समझ गया। इसीलिए ये पूरा फॉर्मूला हमने किसके साथ लगा दिया है? मॉड के साथ, क्योंकि मॉड में दोनों वैल्यू कवर हो गई ना, क्योंकि उसके बीच में दोनों एंगल पॉसिबल हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। देख लीजिए डिनोमिनेटर में m1 m2। हाँ, डिनोमिनेटर में बेटा तो आपने वो कहाँ पे? डबल 2 बार m2 m2 लिख दिया ना ऊपर। अच्छा ये कह रहे हो क्या? भाई यहाँ पे m1 m2 लिख लो, ठीक है। देख लीजिए, तो ये रिजल्ट लगाना है। अगर ये रिजल्ट हमें विदाउट मॉड लगाना है तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया। इस वाली लाइन से एंटी क्लॉक सेंस रोटेट करो, m2 माइनस m1 करके फॉर्मूला लगा दो, तो आपको विदाउट मॉड रिजल्ट मिल जाएगा, जब आपको विदाउट मॉड फॉर्मूला निकालना रहेगा। समझ गए होगे? चलिए बाकी तो क्वेश्चन करेंगे। फाइंड tan थीटा इफ थीटा is angle between lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देख लिया भाई सबने? तो बस पहली लाइन का स्लोप m1 कितना है? -2/3 माइनस a/b लिखते हैं ना। m2 कितना है? 2/3 ने बेटा -2/3 माइनस a/b लिखते हैं ना। अगली लाइन का स्लोप -a/b 1/3 है, तो हमें सीधा tan थीटा निकालना है। तो अब इसमें तो हमें कोई दिमाग लगाना नहीं, सीधा मॉड में फॉर्मूला लगा देंगे। बोलिए भाई, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? बोलिए। तो यहाँ से 1/3 आएगा, सॉरी 1 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2/3। तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आ गया? 3/7। दिखा क्या भाई? देखो tan थीटा की वैल्यू मॉड ऑफ 3/7 आ गई। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे बताओ भाई। क्लियर है सर। क्लियर है? सीधा फॉर्मूला लगा दिया m1 माइनस m2। अच्छा, अब यहीं पे अगर हमें ये रिजल्ट सर वो क्या निकालना कैलकुलेशन में कुछ गलती हो, 9/7 आया। तो यस सर, वो डिनोमिनेटर में 9 होगा, 9 माइनस 2/9। यस सर। यस सर। वाह, यहाँ पे अभी ठीक है। तो 9/7, तो tan थीटा की वैल्यू 9/7 आ गई। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्लियर है भाई? यस तो दोनों Yes, लाइनों sir. का अगर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। डन है मामला? अब आइए, अब आपने ये कहा कि एंगल बिटवीन लाइंस y इक्वल टू mx प्लस c एंड x इक्वल टू k। मतलब अब एक लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, और एक लाइन जिसका स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c है। इनके बीच का एंगल हमें डील करना है। सही है ना भाई? तो सीधा अभी भी रिजल्ट तो भाई अब क्या है कि एक लाइन पैरेलल हो गई है। मान लेते हैं ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गई,
और दूसरी लाइन जिसका स्लोप m हमें दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में थीटा एंगल बना रही होगी, तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल तो यही थीटा हो जाएगा ना भाई। ये क्या होगा 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, सोच के जवाब दो, अरे बोलो। और इसी एंगल को हम एंगल बिटवीन द लाइन बोलेंगे कि नहीं, बताओ। तो इसका मतलब अब जो एंगल बिटवीन दी लाइंस होगा वो कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ पहले। तो इसका मतलब tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, वही अल्फा एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताओ, cot थीटा। इसको आप 1/tan थीटा बोलोगे कि नहीं, और यहाँ से अगर लाइन का स्लोप हम tan थीटा कहें तो m हो जाएगा। तो क्या ये एंगल वैल्यू 1/m आ जाएगी इस बार, हाँ या ना, समझे कि नहीं। अच्छा आप सोच के जरा जवाब देना, ये वाला एंगल भी तो 180 माइनस अल्फा हो सकता है, ऑब्ट्यूज वाला, बोलो। तो इसी वाले रिजल्ट को आप ये भी तो लिख सकते हो, मान लेते हैं ये एंगल हम कह दें अल्फा डैश है, तो अल्फा डैश को हम क्या लिखेंगे 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस tan अल्फा। तो इसी फॉर्मूले को हम -1/m लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम आपसे ये कहें कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन y इक्वल टू mx प्लस c एंड x इज इक्वल टू k लाइन, देन तो अब जो फॉर्मूला आप लगाएंगे tan थीटा का, क्या वो 1/mod m होगा। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वही एक्यूट और ऑब्ट्यूज के हिसाब से पूरा सिनारियो हो गया, बट फॉर्मूला तो आप सीधा मॉड में लगा देंगे ना। समझ रहे हो कि नहीं भाई, पूरी कहानी सेम उसी तरीके से, अरे बोलो भाई। यस सर। कोई कंफ्यूजन आपको आ रहा हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो भाई। इसमें थीटा ऑब्ट्यूज है ना, कौन सा थीटा बेटा, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। कहाँ पे थीटा, ये तो बताओ पहले। एंगल बिटवीन द लाइन बेटा अल्फा है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ये तो रिजल्ट में लिखा है ना। भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक सेंस में थीटा एंगल बनाती है, वो ऑब्ट्यूज एक्यूट आपकी हेडक नहीं है। एक लाइन x इक्वल टू के जिसके साथ वो अल्फा एंगल बना रही है, तो आपने tan अल्फा की वैल्यू निकाली है, समझ गए। tan अल्फा या तो 1/m आ सकता है, तो ये वाला अल्फा डैश -1/m आ सकता है। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा कहेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू या तो 1/m हो सकती है या -1/m हो सकती है, इसलिए हमने उसको 1/mod m लगा के लिख दिया। ये है कॉन्सेप्ट, समझ गया कि नहीं भाई। यस सर। कंफ्यूजन क्या है, पहले कंफ्यूजन तो डिसाइड करो कि क्या है। कोई कंफ्यूजन बचा, ये बताओ, बोलो। जैसे आपसे पूछ एंगल बिटवीन द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू -1 इज थीटा, देन tan थीटा कितना होगा बताओ। तो सीधा आप आंसर लिखोगे, इसका स्लोप कितना हो गया 2, तो सीधा tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2, खत्म। अब प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, बट tan थीटा के मॉड की वैल्यू हमेशा 1/2 आएगी, खत्म हो गई बात। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन, अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ यस या सर। ना देख लो, या तो प्लस हाफ आएगी या माइनस हाफ, बट अल्टीमेटली आंसर तो 1/2 ही आएगा ना tan थीटा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं, सीधा 1/mod m लगा देना होता है अगर एक लाइन किसके पैरेलल दी हो, क्योंकि इसका स्लोप आप डिफाइन नहीं कर सकते ना। अगर दोनों m1 m2 डिफाइन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं समझे। और अगर एक m डिफाइन है और दूसरा डिफाइन नहीं है तो सीधा 1/mod m लगा देंगे, खत्म। ये दोनों रिजल्ट हैं, डायरेक्ट यूज कर लो जहां जैसी सिचुएशन चाहिए, बोलिए भाई।
क्लियर हो गया? कोई सर कंफ्यूजन इसमें तो मॉड सर पॉजिटिव ओपन होगा ना? इसमें बेटा? क्वेश्चन में यस सर। क्यों? दोनों एंगल पॉसिबल है ना भाई मेरे। क्या तुम लोग भी किस बात पे कंफ्यूज हो? मुझे वो कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों का यार। ये है, ये लाइन है सपोज, तो ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, हाँ या ना? बोलो। ओके सर ठीक। तो इसके हिसाब से अगर लिखोगे तो हाफ, इसके हिसाब से माइनस हाफ, खत्म। तो वो दोनों ले लिए ना मैंने। सर पूरा 180 डिग्री में assumption ले लिया। दो लाइनों के बीच में कितने एंगल बनते हैं ये बताओ? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल बनते हैं? सर 2। एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर नहीं है तो ये सर इसका आज मतलब एक थीटा की पॉजिटिव होगी तो दूसरी वैल्यू tan थीटा की क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्यूट वाइज दोनों क्या होंगे? सेम। एक का साइन प्लस होगा और एक का साइन, माइनस। इसीलिए दोनों फॉर्मूले में हमने क्या लगाया है? क्या लगाया है? मॉड। क्योंकि एक बार मॉड कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव। एक बार मॉड कैसा ओपन होगा? नेगेटिव। आप समझ गए भाई? ये सर tan आ गया थीटा क्लियर। माइनस के हिसाब से। अभी भी किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बता सकता है। सबके कंफ्यूजन दूर हो गए भाई? यस सर। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर स्लोप ऑफ अ लाइन which makes theta angle with given line y equal to mx plus c। मतलब हम एक ऐसी लाइन का स्लोप डिस्कस करने जा रहे हैं जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन से थीटा एंगल पे है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब हम ये Yes, डिस्कशन sir. कर रहे हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये लाइन हुई, हाँ या ना? Yes, इसका sir. स्लोप थीटा एंगल पे कितनी लाइनें हो सकती हैं? सोच के जवाब दो। एक ऐसे हो सकती है और एक थीटा एंगल पे लाइन ऐसे हो सकती है। जवाब दो भाई, हाँ या ना? या तो लाइन ऐसे हो सकती है, लाइन ऐसे हो सकती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? तो इससे टोटल थीटा एंगल पे कितनी लाइनें पॉसिबल हैं? दो लाइनें पॉसिबल हैं। बोलिए। तो हमें दोनों लाइनों का स्लोप निकालना है। चलो इसका स्लोप m1 कह दो, इसका स्लोप m2 कह दो। तो पहले में अगर हम फॉर m1 कैलकुलेशन करें तो हम कहेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m m1, क्योंकि एंटी क्लॉक सेंस में रोटेट होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा tan थीटा प्लस m1 tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m। यहाँ से m1 पूरे से कॉमन करो तो 1 माइनस m tan थीटा, और यहाँ से आ जाएगा m प्लस tan थीटा। तो इसका मतलब m1 का रिजल्ट कितना आ गया? m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। ये दिखा सबको कि नहीं ये बताओ? अच्छा, फॉर m2 कैलकुलेशन करो जरा। फॉर m2 कैलकुलेशन करो तो अब जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है? एंड ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और हमने फॉर्मूला मॉड वाला किसमें सीखा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जब आप tan थीटा का रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे? m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m m2। ये फॉर्मूला बिना मॉड के कैसे लिखा दिखा सबको? Yes. भाई ये डायरेक्शन हुई एंटी क्लॉक, तो m से इसको माइनस करते हैं। याद है ये रिजल्ट आपने लिखा बिना मॉड के, दिस माइनस दिस। दिख रहा है कि नहीं सबको? बोलो ये फॉर्मूला बिना मॉड के रिजल्ट लिखना दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो बस यही रिजल्ट आपने लिखा। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या आएगा? tan थीटा प्लस m m2 tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m2। यहाँ से m2 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस m tan थीटा, और ये रिजल्ट आएगा m माइनस tan थीटा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ रही है? m माइनस tan थीटा अपॉन
1 प्लस m tan थीटा, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। दिखा क्या भाई? तो एक स्लोप ये आ गया, एक स्लोप ये आ गया। अब ये बार बार रिजल्ट तो आपको तब यूज करना पड़ेगा जब आपको डायरेक्शन दे दी जाए। जैसे आपसे कहा जाए इस लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, तो आपको कोई एक रिजल्ट लगाना पड़ेगा। तब आप ये रिजल्ट डायरेक्ट ये मत लगाइएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करके सीधा ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। वैसे अगर आपसे ये कहा गया कि एक लाइन है, उससे 60 डिग्री एंगल पे एक लाइन लेनी है, ठीक है ना, तो ऐसी कितनी लाइनें ले सकते हो जो एक लाइन से 60 डिग्री एंगल पे हो? 2 लाइनें ले सकते, बोलिए। तो यानी कि हमने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला? बोलिए, हमने रिजल्ट निकाला स्लोप ऑफ लाइन विच makes theta angle with given line y equal to mx plus c is, या तो हम उसको m plus tan theta अपॉन 1 माइनस m tan theta बोलेंगे, या फिर उसको हम m माइनस tan theta अपॉन 1 प्लस m tan theta बोलेंगे। ये रिजल्ट आप क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा दीजिएगा, आपको उन दोनों लाइनों के रिक्वायर्ड स्लोप हमेशा मिल जाएंगे। जो किसी भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कितने एंगल पे होगी बताओ भाई? थीटा एंगल पे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ, देख लो आराम से पूरा रिजल्ट। कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। गिवन लाइन से थीटा एंगल पे कोई भी लाइन होगी तो उसको डील करने का ये तरीका है। समझ गए कि नहीं बताओ? सीधा है फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपको हमेशा उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्लियर है क्वेश्चन? बोलिए। यस सर। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, passes through 2,1 and makes, ठीक है, 30 डिग्री एंगल with line with line 2x minus 3y plus 1 is equals to 0। बताओ। दिखा भाई? 2,1 पॉइंट से लाइन पास करती है और इस लाइन से 30 डिग्री एंगल पे है, तो तुरंत आप क्या निकालोगे? 30 डिग्री एंगल पे ऐसी कितनी लाइनें पॉसिबल हैं बताइए? 2। एम क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है? 2/3, और थीटा एंगल कितना दिया हुआ है? 30। तो एक बार स्लोप क्या लेना है? m प्लस tan थीटा 1 माइनस m tan थीटा। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 2/3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 2/3√3, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा बताओ? 2√3 प्लस 3 अपॉन 3√3 माइनस 2। देखो, और यहीं पे दूसरा स्लोप क्या हो सकता है? m माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस m tan 30। क्या ये बात समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं? यस सर। अब 2 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 2/3√3 ले लेंगे, तो अब आंसर कितना आ जाएगा? 2√3 माइनस 3 अपॉन 3√3 प्लस 2। अब ये दोनों लाइनों के स्लोप पॉसिबल है, और दोनों लाइनें किस पॉइंट से पास कर रही हैं? 2,1। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या हो गया? बोलिए। y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू, या तो m1 ले लो या फिर y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू m2 ले लो। क्या है, दोनों लाइनें पॉसिबल हैं? ये बताओ। यस ये सर। आंसर, क्योंकि दोनों लाइनें 30 डिग्री एंगल पे हो सकती हैं।
जो कि 2,1 से पास कर रही हूँ। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई। सिचुएशन तो हो ही सकती है ना, मान लो ये लाइन ऐसी है 30 डिग्री एंगल पे 2,1 से पास करने वाली दोनों लाइनें पॉसिबल है कि नहीं? ये भी 30 एंगल है, ये भी 30 एंगल है। ये लाइन 2,1 से पास कर रही है और ये लाइन आपको दी हुई है क्या? 2x माइनस 3y, बोलिए, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ज्योमेट्री वाइज चीजें समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? दोनों लाइनों का स्लोप आपने निकाल के आंसर लिख दिया। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलिए, समझ गए कि नहीं भाई? अब यहीं पे देखिए, यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाता कि इफ लाइन x minus y plus 2 equal to 0 rotates rotates 30 डिग्री एंगल, ठीक है, क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट 3, -3, 1, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दिखा क्वेश्चन सबको? तो अब क्या है कि एक लाइन क्वेश्चन में आपको दे रखी है, दैट इज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। ये जो पॉइंट है -3, 1, ये इसी लाइन पे है, दिखा सबको? बोलो। यस सर। अब इसी लाइन को इस पॉइंट के रेफरेंस में किस एंगल से रोटेट कर देना, ये बताओ? 30 डिग्री। वो भी क्लॉकवाइज। अब सीधा आप फॉर्मूला लगा तो मान लो इस लाइन का स्लोप m है, इसका स्लोप हमको कितना मिल रहा है बताओ? 1 मिल रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। सीधा आंसर निकाल लो। कर लोगे कि नहीं कैलकुलेशन, बताओ? सीधा आप 1030 का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे एंटी क्लॉक सेंस में, तो 1 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस m1 इज इक्वल टू √3 माइनस √3 m1। यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? y माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। क्या ये बात और कैलकुलेशन सबको समझ में आया भाई? अरे हाँ या ना? ये फॉर्मूला कैसे लगा के दिखा ना, एंटी क्लॉक वाला, m2 माइनस m1। बोलो भाई, नहीं समझे? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। मेरे हिसाब से चीजें समझ पा रहे होंगे सब लोग। यस सर। सर Clear? अगर इसे ऊपर वाले फॉर्मूले से करना होता? क्यों करते यार? इसीलिए तो मैंने बताया ना, ऊपर वाले फॉर्मूले में जब दोनों लाइनें निकालने होते तब, क्योंकि तब आपको ये नहीं सोचना है ना कि आप रोटेशन क्या ले रहे हो। यहाँ पे तो आपको यस सर, बता ठीक। दिया गया ना। क्या हमने जनरल रिजल्ट tan थीटा वाला लगाया? देखो फॉर्मूला आपका हेल्पफुल है, बट अगर आपको दोनों डायरेक्शन की लाइनें निकालनी तब की बात है, तब आपके लिए फॉर्मूला हेल्पफुल है, आप लगा लेंगे। अब ऐसे सोचो ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना वहाँ, है कि नहीं? इसीलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले का जनरल थॉट बताया कि फॉर्मूला निकाला कैसे गया है। बोलिए, तो तुरंत आप रोटेट करा के tan थीटा का फॉर्मूला बिना मॉड वाला लगा दोगे। बिना मॉड के फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको सिखाया ही है। एंटी क्लॉक सेंस में तुरंत देखकर m2 माइनस m1 कर देंगे। नहीं समझे पूरी कहानी, सीधा स्लोप निकाल के आंसर लिख देंगे। किसी को डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे। बोलिए भाई, नहीं समझे? सर समझ। आगे बढ़े क्या? बोलिए, आगे बढ़े। यस सर। तो हमें दो लाइनों के बीच के एंगल का ये एप्लीकेशन है। दो लाइनों के बीच के एंगल का एक एप्लीकेशन और आ सकता है, दैट इज इक्वली इंक्लाइंड लाइंस। इक्वली इंक्लाइंड लाइंस मतलब एक लाइन से इक्वली इंक्लाइंड लाइन की कंडीशन है। जैसे अब ये एक लाइन है, सही है ना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है।
अब ये इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है और इस लाइन का स्लोप m3 है। तो हमने ये कहा कि y इक्वल टू m1x plus c1 is equally inclined with the lines y equal to m2x plus c2 and y equal to m3x plus c3। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब दोनों से एंगल सेम बन रहा है, तो एंगल सेम ऐसे ही तो बनेगा, सोचो। अरे हाँ या ना, तभी तो आप कहेंगे कि ये लाइन दोनों के साथ कैसा है, इक्वली इंक्लाइंड है। क्या ये बात मेरी समझ गए कि नहीं? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इक्वली इंक्लाइंड में तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये लाइन का स्लोप m1 है, ये m2 है और ये m3 है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है और ये भी एंगल थीटा बन रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। देख लो भाई आराम से। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना? क्या इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सबको समझ में आया? बोलो भाई। सर मतलब रेफरेंस लाइन से एंगल सेम होगा। Yes. अभी अगर ये लाइन इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है तो इन दोनों से उसका एंगल क्या बन रहा होगा? बोलो। सेम। सेम। अभी तो हम कहेंगे कि वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है। ये लाइन इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, ये लाइन इन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। इसके अलावा तो और कोई केस पॉसिबल नहीं ना। मतलब दोनों लाइनों से सेम एंगल बना रही है ये लाइन, तभी वो इक्वली इंक्लाइंड होगी। हाँ या ना बोलो। अब Yes. अगर केस है तो सेम लाइन में हम टेन थीटा बराबर कर सकते हैं कि नहीं? तो अब टेन थीटा की कंडीशन लगा दो। पहले किसी भी केस में लगाओ, यहाँ एंटी क्लॉक सेंस में टेन थीटा क्या लिखोगे? बोलो। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। यहाँ पे क्या लिखोगे? m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। ये बात समझ गए कि नहीं? m3। अरे बोलो भाई, सेम लॉजिक यहाँ लगा दो। अगर हम यही चीज यहाँ लिखते, इसके लिए टेन थीटा क्या लिखते? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये वाला टेन थीटा भी तो एंटी क्लॉक ही देखते ना, तो क्या लिखते? m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। तो अगर आपको इक्वली इंक्लाइंड में दो लाइनों का स्लोप पता है और तीसरी लाइन का स्लोप चाहिए, तो बस आप यही वाली कंडीशन लगा दीजिएगा। ये कंडीशन कैसे लिखी समझ में आया कि नहीं, बताओ? बोलिए। अब ये सब कंडीशन याद नहीं रखनी है, प्रोसेस समझ में आया? इक्वली इंक्लाइंड में दो सिचुएशंस होंगी, या तो ये होगी सिचुएशन या ये होगी। तो जहां इक्वली इंक्लाइंड में जो सिचुएशन आपसे बोल दी गई, आप उसके हिसाब से एनालिसिस कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? जैसे देखिए, इक्वली इंक्लाइंड पर बेस ये रहा क्वेश्चन, फाइंड आउट स्लोप m इफ दिस लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद दिस लाइन। देखिए, ये है क्वेश्चन आपके सामने कि y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3 इक्वली इंक्लाइंड विद y इक्वल टू mx प्लस 4। मतलब ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 4 और इससे ये दो लाइनें इक्वली इंक्लाइंड है। ये लाइन है आपकी y इक्वल टू 3x प्लस 1 और ये लाइन है आपकी y इक्वल टू x बाई 2 प्लस 3/2। तो आपको m की वैल्यू में कंडीशन बताना है। तो ऑब्वियसली आप ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा बराबर कर दो। नहीं समझे मेरी बात? तो इस लाइन का स्लोप क्या लिखोगे बताओ? बोलो। 3। इस लाइन का स्लोप कितना है? m। और इस लाइन का स्लोप हाफ। अब Half. तो बस फॉर्मूला लगाना है आपको। तो 3 और m को लेके पहले लगा दो, तो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। और फिर किसको लेके? हाफ। और m को लेके फॉर्मूला लगा दो, तो m माइनस हाफ आ जाएगा आपकी। तो m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m/2। फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ? अब बस इसी को सॉल्व कर। बोलिए भाई। इसी को सॉल्व करके m में क्वाड्रेटिक बना के m की वैल्यू निकाल देंगे, पॉसिबल।
बोलो। इज इक्वल्स टू 6m स्क्वायर 2m माइनस 3m माइनस m और साथ में -1 आएगा, तो इसका मतलब ये आ रहा है शायद 7m स्क्वायर माइनस का 2m और प्लस माइनस का 7 आ रहा है क्या? देखो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 7 इंटू 7 48 48 इंटू 4 49 बाई साइड का 14, तो m की वैल्यू शायद आ रही है 1 प्लस माइनस रूट 50/7। देखो यही आ रहा है क्या आंसर? अरे बोलो। 1 प्लस माइनस 5√2/7, ये स्लोप हो सकता है लाइन का। देखिए, तो या तो ये प्लस वाली ले लो या माइनस, दोनों आंसर हो सकता है। m की वैल्यू 1 प्लस माइनस 5√2/7 आ गया। तरीका समझ में आया इक्वली इंक्लाइंड को डील कैसे किया? बोलो भाई। अरे हाँ या ना? बस सीधा ये वाला रिजल्ट आपने लगा दिया, m आपको निकल के आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर M2 हाफ है। m2 हाफ है, हाँ। अच्छा, कैसे है ये पूछ रहे हो क्या? यस सर। हैं? m2 हाफ कैसे है ये पूछ रहे हो क्या बेटा? ये बताओ। नो सर। फिर क्या डाउट है? सर ऐसे कंफर्म कर रहे थे M2 हाफ है ना। समझ गया कि नहीं भाई कॉन्सेप्ट इक्वली इंक्लाइंड में क्या करते हैं? बात समझ में आ रही सबको कि नहीं, बताओ। गुड। अब जरा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट लेके बताओ। अभी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया है कि अगर ये वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर हैं, ये वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर हैं, तो साइड्स की इक्वेशन क्या होगी बताओ। ए और सी दिए हुए हैं, ए बी और ए डी साइड की इक्वेशन बतानी है। ए बी सी डी, ए और सी वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको। ये दिया हुआ है 1,3, ये दिया हुआ है 7,5। तो आपको ये लाइन और ये लाइन बताना है। ऐसा ही तो है, क्या कहते हो? बताओ क्या करोगे? ये एंगल कितना? अरे यार, ये एंगल कितना होता है भाई? 45। 45 होता है कि नहीं, बताओ। क्या हमें इस लाइन का स्लोप पता है? पता है ना? 5 - 3/7 - 1 2/6 1/3। तो अब क्वेश्चन क्या बचा? एक स्लोप 1/3 है, उससे 45 डिग्री पे दो लाइनों निकालनी है, दोनों लाइनों में पॉइंट पता है। अगर इस और इस लाइन का स्लोप आ जाएगा तो काम हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अब बताओ, किसी एक लाइन से थीटा डिग्री एंगल पर किसी लाइन का स्लोप निकालना सीखा है कि नहीं आज की क्लास में? अभी नहीं समझे? नो सर। थीटा, तो स्लोप m1 कितना आ जाएगा? m प्लस 1045/1 माइनस 1/3 45। तो 1/3 प्लस 1/1 माइनस 1/3, तो आंसर कितना आ गया? 4/3/2/3 क्या? तो स्लोप 2 आ गया। अब एक लाइन का स्लोप अगर 2 होगा तो दूसरी लाइन 90 डिग्री पे है ना, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? -2। -2। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझे? समझ पाए कि नहीं ये पूरी कहानी, बताओ। अगर इसका स्लोप हमने निकाल लिया तो इसका स्लोप हमें मिल जाएगा कि नहीं? -1/2। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, लाइन मिल जाएगी। एडी लाइन की इक्वेशन क्या होगी?
y माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 2 और ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी y माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू -1/2। यही हमारा आंसर हो गया। अरे बोलो भाई, यस अब सर। बताओ जी, वो अपनी बात बताएं। क्या बाकी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया? स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्ट करता है, क्योंकि एंगल 90 होता है तो बाइसेक्ट करके वो एंगल क्या बनाता है 45। में किसी लाइन से 45 डिग्री एंगल पे लाइन का स्लोप निकालना था, तो बस हमने वही फॉर्मूला लगा दिया है। तो एक स्लोप अगर हाफ आएगा, मतलब 2 आ गया, तो दूसरा स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एंगल 90 है ना, तो अगर एक स्लोप m है तो दूसरा -1/m होगा। तो अगर एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का स्लोप -1/2 लिख देंगे। नहीं क्या भाई, तो एक स्लोप हम निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा कर। बताओ भाई, समझ गए कि नहीं ये बताओ। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो? अच्छा, अब मान लीजिए हम ये फॉर्मूला भूल गए, जैसे कोई कहता है ना, मान लीजिए हम ये फॉर्मूला भूल गए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट तो दिमाग में सेट है ना भाई। मतलब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, आपका कैलकुलेशन बच जाएगा। बट अगर हम मान लीजिए हम कॉन्सेप्ट भूल गए, तो इसका स्लोप तो हम निकाल चुके हैं ना। यहाँ से हमें 45 डिग्री जाकर इसका स्लोप डिस्कस करना है। तुरंत हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे बताओ? ये वाला ना, बोलो, और इसी को सॉल्व कर देंगे। नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ या ना जवाब दो। तो 2m/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3। तो m की वैल्यू तुरंत कितनी आ जाएगी 2। समझ रहे हो कि नहीं भाई ये बताओ? दिखा कॉन्सेप्ट कि नहीं बताओ? यस ये सर। वाला m, तो तुरंत ये वाला m कितना हो जाएगा m, तो तुरंत इस रिजल्ट को क्या लिख देंगे हाफ। दोनों का स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट हमको पता ही है, तो भी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ रिजल्ट कि नहीं भाई? अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप भूल जाते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, एक स्लोप निकाल के दूसरा स्लोप लिख देंगे। बोलिए, समझ गया कि नहीं ये थ्योरी? बताइए। गुड। अब जरा ये वाला क्वेश्चन करो। ये लो, देखें इसमें क्या करते हो। फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच इंटरसेप्ट 3 4 इंटरसेप्ट 1 8 ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट 3 4 1 8 है, ऑन द एक्सिस है रिस्पेक्टिवली। पहली लाइन का इंटरसेप्ट जो है वो है 3 और 4, दूसरी लाइन का इंटरसेप्ट जो है 1 और 8 है। तो आपको दोनों लाइन के बीच के एंगल का टेंजेंट बताना है, मतलब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, जबकि लाइन का इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है। तो अगर हमें लाइन का इंटरसेप्ट पता है तो क्या हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? अगर हमें लाइन का यस इंटरसेप्ट सर। इक्वेशन लिख सकते हैं, यस इक्वेशन लिख लीजिए इंटरसेप्ट का यूज करते हुए। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या लिखने वाले हो बताओ? सर 4x + x/3 3y - 12। इक्वल टू, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या लिखने वाले हो? x/1 y/8 ना, यस इज इक्वल। अच्छा, तो पहली लाइन का स्लोप कितना मिल गया? क्या -4/3 मिला? यस सर। दूसरी कितना मिल गया? -8 मिल गया। देखो, सॉरी -1/8। अरे हाँ, नहीं नहीं, -80। -8। देखो, दोनों लाइनों का स्लोप मिल गया। क्या हम दोनों लाइनों के बीच का एंगल tan थीटा लिख सकते हैं? बोलो।
-8 + 4/3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। कितना आंसर आ रहा है देखो, 20/27 क्या? अरे बोलो भाई, 20/27 नहीं, 20/35। 35 इसका मतलब 4/7 आ रहा है क्या tan थीटा? देखो 4/7 या -4/7, दोनों में से कोई एक ली जा सकती है। या एंगल का टेंजेंट अगर वैल्यू पूछोगे तो 4/7 -4/7 दोनों आंसर हो सकते हैं। मॉड की वैल्यू 4/7 हो जाएगी। समझ गए कि नहीं ये बताओ? सीधा स्लोप निकाल के tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। समझ गए होगे कॉन्सेप्ट? गुड। एक क्वेश्चन इसमें ये वाला और कर लेते हैं, बाकी बचे हुए घर से करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे कि नहीं? बोलिए। दो लाइनों का Yes, sir. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। Yes, sir. दोनों इक्वेशन को सॉल्व। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, एक लाइन है मान लो a1x + b1y + c1 = 0, एक लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। तो इन्हीं को सॉल्व करके क्या निकाल लो, x, y। वही आपका पॉइंट हो गया। सही है ना? तो ये रिजल्ट तो अंडरस्टूड है, इसको बताने की जरूरत थोड़ी ना है। तो सॉल्व करके आराम से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। बताओ जरा दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? y कोऑर्डिनेट। तो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताना है, तो पहले y कोऑर्डिनेट निकालो, कितना आ So रहा है ये 4/3m + 2. तो 3x + 2y = 10 और x की वैल्यू शायद my + 2 है, यही उठा के रख दे रहे होगे। Yes. तो 3x + 2my + 4 = 10। नहीं, x की जगह रखना है सर। Yes, sir. X की जगह। तो कितना आ जाएगा? 3my ना Yes, sir. +6y +6. 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 4/3m + 2। ऐसा क्या? देखो Yes, sir. अब कह रहा है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एन इंटीजर। तो आपको इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m बताना है। m की क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू हैं कि ये कोऑर्डिनेट इंटीजर हो जाए। तो y इंटीजर कब बनेगा बताओ? जब 3m + 2 जो है, सोचना जरा, 3m + 2 जो है वो फैक्टर होगा किसका? 4 का। अब फैक्टर क्या क्या लिख सकते हो सोचो? या तो 4 के फैक्टर को +-1 लिख सकते हो, या +-2 लिख सकते हो, या +-4। इसके अलावा और कोई फैक्टर सोच सकते हो बताओ? तो यानी 3m + 2 की वैल्यू या तो +-1 हो जाए। अगर हम +-1 लेंगे तो एक बार 1 लेके देख लो और एक बार -1 लेके देख लो। तो कहाँ से वैल्यू आ रही है? यहाँ से शायद इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। यस सर अरे -4 +2 को एक बार 2 लेके देख लो और एक बार -2 लेके देख लो, -2 से आएगी। यहाँ से आ जाएगी ना इंटीग्रल वैल्यू। m0 आ रहा है ना? अरे बताओ भाई। और एक बार इसी 3m + 2 को 4 और -4 लेके देख लो। अरे बोलो भाई। तो शायद यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू -2 आ जाती है। यस सर। का मतलब हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m? 3 कितनी आ गई? -1, 0 और 2। वो तीनों वैल्यू रखोगे तो y कोऑर्डिनेट इंटीग्रल आ जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट समझे कि इंटीजर वाला ये लाइन जो मैंने लिखी, भाई ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट तभी आएगा ना जब ये 4 को डिवाइड करे। और ये 4 को डिवाइड कब कर पाएगा?
ये 4 को डिवाइड कब कर पाएगा? जस्ट जब ये अगर फैक्टर में क्या क्या पॉसिबल है वो हमें पता ही है, उसके हिसाब से m की इंटीग्रल वैल्यू देख ली कहाँ कहाँ आ रही है, 3 जगह आ रही, वही हमारा आंसर हो गया। दिखा भाई पूरा कॉन्सेप्ट कि नहीं? यस अच्छा, अब पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली थ्योरी तो एकदम क्लियर होगी। बोलिए, मतलब अगर मैं एक लाइन L1 ले लूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, और एक लाइन L2 ले लूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0, ठीक है ना? अगर L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के क्या है? पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा बताओ? सेम होगा कि नहीं? सेम इसका स्लोप a1 बाई b1, इसका स्लोप क्या होगा? माइनस a2 बाई b2। तो मैं कह सकता हूँ कि a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 होगा, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। अगर ऐसा है तो दोनों लाइनें हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल। यानी पहली कंडीशन हमको मिली कि इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइन, सही है? तो a1 बाई a2 किसके बराबर होना चाहिए? b1 बाई b2। मतलब x कोऑर्डिनेट, x वाले कोफिशिएंट और y वाले कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, और ये रेशियो c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब c1 बाई c2 के अगर बराबर हो गया तो दोनों लाइनें क्या होंगी? कोइंसाइड कर जाएंगी। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू क्या हो गया? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू क्या हो गया? c1 बाई c2 हो गया। तो मैं कहूंगा इफ L1 एंड L2 coincides each other, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, समझ रहे हो कि नहीं? तो कंडीशन क्या हो? a1 बाई, तो दोनों लाइनों की इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, मगर वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। इसके बाद तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब लाइनें पैरेलल नहीं है, अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और लाइनें अगर पैरेलल नहीं है तो a1 बाई a2 किसके बराबर नहीं हो सकता? b1 बाई b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की ये कंडीशन हो गई, पैरेलल लाइन की ये कंडीशन हो गई, और लाइनें अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू क्या होगा? c1 बाई c2। दो लाइनें देखकर आप बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड है। क्या है, मेरी बात पूरी समझ में आई सबको? बोलो। जैसे एग्जाम्पल में देखो, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइनें कैसी हैं? हाँ भाई, पैरेलल a1 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब क्या ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं भाई? यस सर 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लाइनें कैसी हैं? कोइंसाइडिंग coinciding. उनसे बाई 2 और 1 बाई 2 बराबर है, इसका मतलब दोनों लाइनें क्या हैं? कोइंसाइडिंग है। अरे बोलो भाई, यस सर नहीं समझ रहे हो भाई? अच्छा, यहीं सर पे आगे मैं आपसे 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लाइनें क्या हैं? 2 बाई 3 इज, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है। तो कब लाइनें पैरेलल हैं, कब कोइंसाइडिंग है, कब इंटरसेक्टिंग है, ये तीनों बातें डिफरेंस वाइज समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। एक बार कोई पैरेलल कंफ्यूजन? वाली बता दीजिए सर क्या बेटा? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि वही कंडीशन है ना पैरेलल लाइन की। नहीं समझे? समझे कि नहीं भाई, ये बताओ। यस सर पहले क्या नहीं समझे थे? अच्छा ये बताओ, क्यों कौशिक, पहले क्या नहीं समझे थे? सर ये मतलब सर पहले देख नहीं पाए थे सर
कि मतलब पैरेलल लाइन कंडीशन क्या है। क्या कर रहे थे जब नहीं देख रहे थे तो? सर मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी बिल्कुल। अच्छा, चलो अभी समझ में आया कि नहीं? तो अब Yes, sir. इम्पोर्टेंट, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होगा। इसका मतलब अगर हमें एज्यूम करना हो, मतलब अगर हमें एज्यूम करना हो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन तो हम लाइन क्या लेंगे, ax प्लस by सेम ले लेंगे और इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे। लैम्डा निकालने के लिए हम कोई ना कोई कंडीशन लगा देंगे कि नहीं? अरे बोलो, समझ गए कि नहीं? अगर हमें कोई भी लाइन दी और उसके पैरेलल लाइन हमें निकालनी हो तो उसको हम सीधा ये एज्यूम करेंगे, लैम्डा निकालने के लिए हम कोई ना कोई कंडीशन लगा के लैम्डा निकाल दिया करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो भाई, मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2, 3 and parallel to 3x minus y plus 1 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या होगा? लाइन की इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा होगी और इसमें 2, 3 पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ रहे हो? तो जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। हाँ या ना जवाब दो। सर ये बता दीजिए सर लैम्डा का केस। नहीं, क्या चीज बताओ ना सर ये इक्वेट क्यों किया लैम्डा से? भाई। इस एज्यूम करनी है ना कोई भी लाइन, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 सेम होना चाहिए, लैम्डा डिफरेंट होना चाहिए। अरे तो ये और ये तो सेम लेंगे ना, ये क्योंकि सर इनका ठीक रेशियो, है। इसका स्लोप और इसका स्लोप तो सेम लोगे ना बेटा, कैलकुलेशन बच जाएगा। ये सर ठीक। क्या ये था कि जो इसका स्लोप है वही उस लाइन का स्लोप है, तो स्लोप और पॉइंट लेके लाइन की इक्वेशन लिखो। दूसरा तरीका ये है कि ये पूरा पोर्शन सेम रखो और इक्वल टू लैम्डा लेके लैम्डा निकाल दो। आ गया सर। तो हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा ना बेटा ये। तो सीधा आंसर क्या आया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ गया। बोलो भाई, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं? अच्छा, यहीं Yes, पे sir. दूसरा मेथड था ना आपके पास कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उसका स्लोप कितना मिलेगा, 3। तो इस लाइन का स्लोप 3 हो गया और पॉइंट कितना हो गया, 2, 3। तो ये मेथड तो कहीं नहीं गया, बट अभी आपका कैलकुलेशन बचने लगा कि नहीं ये बताओ मुझे। देखो अब ये कैलकुलेशन सेम ही तो है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है, बट ये लिखना पड़ गया ना कई बार। हाँ या ना? ये पूरा पोर्शन सेम रखना है और बाकी चेंज कर देना है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अच्छा, Yes, sir. ऐसे Yes, sir. ही सोचो कि अगर हमें एज्यूम करना हो अ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तब हम लाइन क्या लेते हैं? तब हम क्या करते हैं, a और b के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं। तो bx और ay और बीच में माइनस साइन लगा के इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं। समझ गए कि नहीं भाई? अगर हमें पैरेलल लाइन लेनी है तो सेम कोफिशिएंट लेके इक्वल टू लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा कर देते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन लेनी है तो a और b के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके बीच में माइनस साइन लगा दो और इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। सही है ना? Yes, जैसे sir. हमसे, सर हाँ बेटा, ay माइनस bx भी तो लिख सकते हैं सर। a और b के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे ना, x और y के, और बीच में माइनस साइन। यस सर। तुम क्या कहना चाह रहे हो, ay माइनस bx ये कह रहे हो? यस सर, वो अरे भी यार लिख ये सकते लैम्डा हैं। क्यों लिखेंगे यार, एक ही चीज ना लिखोगे एक बार में। लैम्डा की यस वैल्यू तो तुम्हें, हाँ
सिंपल तरीका क्या था, यहाँ पर ए और बी का कोफिशिएंट सेम लेके लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, ए और बी का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देना है। अरे बोलो। यस सर। नहीं, यस सर। हाँ वो तो अंडरस्टूड है ना यार। जैसे आपसे नहीं तो फिर स्लोप वाला बैच तो है, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप क्या होगा, बी बाई ए। यही कॉन्सेप्ट लगाया है, ये तो आपने पढ़ा है ना भाई। अगर इसका स्लोप m है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1/m होता है। तो अगर इसका स्लोप माइनस ए बाई बी है तो इसका स्लोप कितना होगा, b बाई ए। वही चीज लगा दी है। दिखा सबको कि नहीं क्या लगाया और क्यों ऐसा किया। यस सर। यस सर। वही जो हमने अपना बस कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस किया। अगर आपको m से ही कंफर्टेबल है तो आप m से करना। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2, 3 which is perpendicular to the line x minus 2y plus 3 equal to 0. नहीं, x minus 2y plus 4 equal to 0. अब देखो तो लाइन क्या लोगे बताओ, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और बीच में माइनस साइन लगा दो। तो क्या लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा लेंगे। अच्छा, कोई इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा भी ले सकता है, दोनों बातें सेम है। अरे बताओ, आप ऐसे भी कैलकुलेशन करोगे तो लैम्डा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं ये बताओ। यस अरे सर। बोल, वो तो आपकी चॉइस है, तो हम ऐसे ले लेते हैं। अब हमें ये लाइन कहाँ से पास करनी है बताओ, 2, 3 से पास करा दो। ये समझे मैंने कैसे लिखा, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया और बीच में माइनस साइन लगा दिया। यस तो सर। x का कोफिशिएंट, यस। y का कोफिशिएंट कितना है, -2 है भाई। ये प्लस साइन लेके कोफिशिएंट लेते हैं ना, तो ये कोफिशिएंट कितना है, -2। तो -2 और 1। नहीं समझे बात बताओ। अरे बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग। यस सर। तो यहाँ से आंसर लैम्डा का कितना आ रहा है भाई, -7। तो आंसर आ रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सही है ना। अब यहीं पे आप, ये मेथड एक हो गया, यहीं पे आपके पास दूसरा मेथड था ना स्लोप वाला। आप पहले m स्लोप लिखते हाफ, फिर रिक्वायर्ड स्लोप लिख देते कितना, -2, और फिर लाइन की इक्वेशन लगा देते। तो y -3 x -2 इक्वल टू -2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते। दिख रहा है कि नहीं भाई। तो यहाँ से आपका आंसर ये सेम आ जाता। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सोचो दोनों में कैलकुलेशन डिफरेंस है ना, सीधा लाइन की इक्वेशन एज्यूम करेंगे, पॉइंट रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो। तो अगर हमें पैरेलल लाइन लेनी है तो क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन लेनी है तो क्या करना है, और सीधा आंसर लिख देना है। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताएगा। नहीं आना चाहिए वैसे तो। चलिए अब इसका आंसर जल्दी से बताइए, देख लीजिए आराम से, तुरंत आंसर बोलिए। Find the equation of line perpendicular to this passes through the point 1, -2. तो 2x प्लस वाई। सीधा लाइन की इक्वेशन क्या ली है, -2x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा, और इस पे कौन सा पॉइंट लाई करा दिया बेटा, 1, -2। यस सही लिखा। -2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आंसर क्या, प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सॉल्व किया होगा तुरंत। यस सर। दूसरा मेथड भी स्लोप लेके भी कर सकते हो, बट अब ये तुरंत आपको कोफिशिएंट से चीजें पता चल रही हैं। तुरंत इंटरचेंज करके लाइन की इक्वेशन लेंगे, लैम्डा निकालेंगे, सीधा आंसर लिख देंगे। दिख रहा है कि नहीं भाई, बोलो। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पैरेलल लाइन पूछता तो आंसर क्या होता, जल्दी बताओ। यहीं पे मैं पैरेलल लाइन पूछता तो आंसर क्या होता।
तो सीधा आप x माइनस 2i इक्वल टू लैम्डा ले लेते और इसी में 0.1 कॉमा माइनस 2 रख देते, तो लैम्डा कितना आ जाता है 1 प्लस 4, आंसर कितना आ जाता है माइनस 2i इक्वल टू, देख लो क्या पैरेलल लाइन यही आती है x माइनस 2i इक्वल टू 5? किसी को कोई बोलिए भाई, पैरेलल लाइन यही आती ना x माइनस 2i? यस सर। आप बताएंगे तुरंत। ओके है भाई, आगे बढ़े। यस सर। अब हम बात करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by points x1, y1, x2, y2 and x3, y3। इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है जो कि इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर है भाई? तो ये रहा आपका ट्रायंगल, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सपोज ये कोई ऐसा ट्रायंगल है, ये बन गया भाई ट्रायंगल। This point is x1, y1, this point is x2, y2 and this point is x3, y3। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सिचुएशन वाइज अगर हमें निकालना होगा एरिया, तो ये ड्रॉप करेंगे यहाँ, ये ड्रॉप कर लेंगे यहाँ और ये ड्रॉप कर लेंगे यहाँ, तो हमें सारे पॉइंट मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। बोलिए, तो लेंथ वाइज ये लेंथ कितनी मिलेगी हमें x2, ये लेंथ हमें कितनी मिलेगी x1 और ये लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी x3। ऐसे ये लेंथ हमें कितनी मिलेगी y2, ये लेंथ हमें कितनी मिलेगी y1 और ये लेंथ हमें कितनी मिलेगी y3। देख लेना आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, अब जब हम पॉइंट इंडिकेट करेंगे तो ये हो गया, सॉरी, ट्रायंगल ए बी सी, इस पॉइंट को कह देते हैं डी, इसको कह दो ई एफ और जी। तो अब जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल देख के बताना क्या आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है। तो क्या हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालें, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालें और उसमें इस ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर दें, क्या कहते हो? तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ट्रायंगल के एरिया का रिजल्ट हम क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ बी ई एफ ए प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ जी, ए सी जी एफ, और उसमें माइनस कर दें एरिया किसका बताओ, बी ई जी सी। हाँ बी ई जी सी। देख लो भाई सब लोग, सही है ना? तो बस अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बताओ, सम ऑफ पैरेलल साइड माइनस डिफरेंस ऑफ साइड डिवाइडेड बाय 2। तो अब सारे एरिया बोलो, पहला सम क्या हो गया y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 बाई 2। ऐसे ही दूसरा एरिया क्या हो गया y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 बाई 2। दिख रहा है कि नहीं? और इसी में अगर इसका एरिया माइनस करें तो ये क्या हो गया y2 प्लस y3 इंटू y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2 बाई 2। तो यही टोटल एरिया अगर हम 1/2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, x1 के साथ आ जाएगा y2 प्लस y1 और माइनस y1 माइनस y3, देखते जाइएगा, प्लस x2 के साथ क्या आ जाएगा माइनस y2 माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 और प्लस x3 के साथ क्या आ जाएगा, देखो x3 के साथ बोलो क्या आ रहा है 1 प्लस y3
और माइनस y2 माइनस y3, तो इसका मतलब 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 के साथ क्या बन रहा है y3 माइनस y3 y1 माइनस y1 के साथ क्या बन रहा है y1 minus y2 y1 माइनस y2। ये देख लो सब लोग। अब इसी को और थोड़ा स्पेसिफिक लिखोगे तो लिखा हुआ है x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y3 माइनस y3 x2 नहीं y2 सॉरी x3 y2 देखते जाना। और फिर लिखा हुआ है लास्ट में x3 y1 माइनस y1 y3 सॉरी x1 y, देखो यही लिखा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x1 y1। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, या इसी रिजल्ट को अगर हम टोटल ओपन करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये दोनों रिजल्ट आप में से आप कोई भी रिजल्ट लगा सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए। रिजल्ट समझ में आया कि नहीं बताओ, बोलिए। तो जब भी आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना होगा, जैसे एग्जांपल वाइज समझो, मान लो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। ये वर्टेक्स सपोज मान लेते हैं 5,7 है, ये वर्टेक्स थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं -1,2 है, और ये वर्टेक्स मान लेते हैं 3,-5 है, और इसका एरिया आपको निकालना है। तो कोई भी एक वर्टेक्स फिक्स कर दो, तो एरिया कितना होगा 1/2 5 7 -1 2 फिर -1 2, समझ रहे हो कि नहीं भाई, 3 -5, इसके बाद 3 -5 और लास्ट वाला 5 7। अब सारे मॉड निकाल, इसका तरीका क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस साइन, तो 10 + 7 फिर 5 - 6 और 21 + 25। दिख रहा है कि नहीं ये एनालिसिस, बोलिए। तो आंसर क्या आया 1/2 17 -1 और प्लस का 46 क्या, yes तो 46 और 23 एंड 81, देखिए यस सर। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, बट अभी ये डिटर्मिनेंट आप नहीं निकाल रहे होंगे, तो अब ये मेथड आप समझ गए 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, इसको यस सॉल्व सर। करके बीच में माइनस साइन, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। दिस इनटू दिस बीच में माइनस साइन, दिस इनटू दिस बीच में माइनस साइन। तो जितने भी पॉइंट दिए होंगे आप सबका एरिया इसी मेथड से निकाल लेंगे। क्यों ऐसा हुआ ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। yes sir चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन